नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं जो आपने लास्ट वाली क्लास पढ़ी थी। और ये पहला प्रयोग कि नोट्स आपकी स्क्रीन पे प्रिंटिंग फॉर्म में आ जाएं और उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट उनको समझाया जाए। ऐसी क्लास हमने जो लास्ट हमारी क्लास है वो पहली बार ली थी। इसके बाद मैंने विद्यार्थियों से रायशुमारी ली कि आपको कौन सा वाला तरीका मेरा पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तरीका तो परंपरागत तरीका था कि भाई बोर्ड पे लिख के जैसे सारी चीज़ों को पढ़ाया जाना। लेकिन पॉलिटी पढ़ाने में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सारा जो पॉलिटी है, कितने सारे फैक्ट होते हैं, कितने कंसेप्ट्स होते हैं, उन सबको लिख के बोर्ड पे करवाना, और वो भी डेप्थ में अगर पढ़ाया जा रहा हो कि आप सिविल सर्विसेज एग्जाम से लेके नीचे छोटे कोई से भी एग्जाम है वहाँ तक कोई भी परीक्षा आपकी हिट हो जाए, उतना स्टडी मटेरियल लेके अगर करवाया जा रहा हो सिलेबस को और फिर सारा बोर्ड पे लिखना, तो थोड़ा सा कई बार फैक्ट क्या छूट भी सकते हैं। ये समस्या थी उसमें। धुंधलेपन की भी समस्या थी, स्टूडेंट भी को भी लिखना पड़ता था। तो हमने अपनी क्या है टेक्निक चेंज की कि पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो प्रिंटेड फॉर्म में आएगा और वो आपकी स्क्रीन पर आएगा सबसे पहले। इसमें से हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। और वो जो हमारा परंपरागत टेक्निक है पढ़ाने की कि बोर्ड पे भी पॉइंट लिख के समझाना, तो ये जो प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगा इसको हटा के एक साइड में कर दिया जाएगा और फिर इसमें से जो पॉइंट काम के रहेंगे उनको सीधे 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 लिख के। तो मैंने दोनों प्रकार की टेक्निक का प्रयोग में यहाँ से आगे जितनी भी क्लासेज होंगी उनमें करने जा रहा हूँ। तो दोनों प्रकार के विद्यार्थी जो इस शैली में पढ़ना पसंद करते हैं कि साहब बिना प्रिंटेड मटेरियल के आप जो बोर्ड पे लिख लिख के पॉइंट बना बना के समझाते हो, हमें तो वो अच्छा लगता है। एक कैटेगरी में तो ये रहे। दूसरे वाले रहे कि जब पूरा मटेरियल ही प्रिंटेड फॉर्म पे आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी कैटेगरी के विद्यार्थी ये थे। तो मैं दोनों विद्यार्थियों को संतुष्ट करूँगा और मैं लिखूँगा भी, और ये आपके प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल भी पूरा रहेगा। अच्छा, आप कर क्या सकते हैं कि पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप पर जाके आप ये पूरा मटेरियल निकाल लेंगे, फोटोकॉपी करा लेंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ डाल रखी है। उसके बाद एक रीडिंग अपने घर पे करके फिर जैसे ही क्लास आती है तो सामने वो मटेरियल लेके बैठें। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा रहा हूँ साइड में इधर उधर कहीं पे, तो उनको आप वहीं पे नोट कर लें। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं, और पहली विशेषता जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, सबसे लंबा या वृहद संविधान, लिखित संविधान, निर्मित संविधान। और पूरी एक क्लास गई थी इन चीज़ों को समझाने में। और लास्ट वाली जो क्लास हुई थी हमारी, इस पहली विशेषता, ये जो भारतीय संविधान की पहली विशेषता है, इसको समझाने के साथ साथ हमने 22 भाग और उसमें जो बाद में जो संविधान संशोधनों के द्वारा जो भी भाग जोड़े गए थे उन सबको बड़ी डिटेल से समझ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ये सारा हम पढ़ चुके हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम अनुसूचियां पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में जैसा कि आप सभी को पता है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं। बाद में वो अनुसूचियां वर्तमान में 12 हो गई हैं। तो हम पूरी की पूरी 12 अनुसूचियां, आपको पता होना चाहिए कौन सी अनुसूची में क्या है। ये मैं लास्ट क्लास में ही बता चुका हूँ कि 22 भाग के अंतर्गत क्या आता है, 12 अनुसूचियों के अंतर्गत क्या आता है। और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सभी संविधान संशोधन अधिनियम अब तक 105 हुए हैं। तो उनमें से ठीक है 105 के 105 नहीं याद करने आपको, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा संविधान संशोधन अधिनियम आपको याद होने चाहिए। और उनमें से कौन से ऐसे हैं जिन पे हमेशा सवाल निकलते हैं, उन सबको मैं पढ़ाऊंगा आपको जैसे जैसे क्लासेज आगे बढ़ेंगी। तो आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियाँ प्रारंभ में कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। तो हमको 12 के 12 अनुसूची पढ़नी है आज। यहाँ देखिए, प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची या पहली अनुसूची, यहाँ क्रम संख्या है और इसके बाद यहाँ पर विषय। विषय का मतलब क्या है कि उस उन अनुसूचियों में क्या आता है। तो यहाँ पहले पॉइंट में आपने देखा राज्यों के नाम एवं उसके न्यायिक क्षेत्र। किसके? राज्यों के। राज्यों के नाम एवं उसके न्यायिक क्षेत्र। किसी राज्य की अथॉरिटी कितने क्षेत्र तक है, वो एरिया और उस राज्य का नाम पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये अगले पेज पे क्या जाएगा वो देखें।
पहली अनुसूची के अंतर्गत दूसरी बात क्या रही है? संघ राज्य क्षेत्रों के, यहां देखिए भाई, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। तो आपके लिए सवाल का पॉइंट क्या बना? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र दोनों के नाम, उनकी सीमाएं और उनके न्यायिक क्षेत्र का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? पहली अनुसूची में। सवाल रिवर्स फॉर्म में भी जाएगा। पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र। दूसरी बात, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। दोबारा समझिए सरल भाषा में, पहली अनुसूची में राज्य, राज्य का मतलब प्रांत, और संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, इनके नाम, उनकी सीमाएं और उनके न्यायिक क्षेत्र का प्रावधान कौन सी अनुसूची में हुआ? पहली में। बिल्कुल बस यही की पॉइंट पकड़ लो, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, उनके नाम, सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र कौन सी अनुसूची में? पहली में। अब बात आई दूसरी अनुसूची की। पहले तो ये नोट्स पढ़िए, फिर मैं आपको वो की पॉइंट बताऊंगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाएगा वो कैसे बनाता है। दूसरी अनुसूची कह रही है परिलब्धियों पर भत्ते। तो एक तो पॉइंट ये है, यहां पर क्वेश्चन टिकेगा या टिकता है, परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। भत्ते और विशेषाधिकार ये की पॉइंट है। जब कभी भी एग्जामिनर दूसरी अनुसूची पर सवाल डालता है, इन की पॉइंट के साथ डालता है। और ये पदाधिकारी हैं जिनके भत्ते और विशेष अधिकारों का प्रावधान दूसरी अनुसूची के अंतर्गत है। पहला सवाल तो यही टिकेगा, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के भत्ते और विशेष अधिकारों का प्रावधान है? ये कीवर्ड हैं, इनको पकड़ो, सवाल यहां से जाएगा। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के परिलब्धियों पर भत्ते और विशेष अधिकारों का प्रावधान है? कौन सी अनुसूची? दूसरी अनुसूची। ठीक है। अब वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनकी परिलब्धियों पर भत्ते और विशेष अधिकारों का प्रावधान दूसरी अनुसूची में है? यहां पे देखने की बात है। अब देखो कौन कौन से पदाधिकारी हैं। भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति। यहां पे एक शब्द गौर करें आप, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति भी हैं, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं, और विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति भी हैं। लेकिन आप यहां पे गौर करें कि क्या यहां पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा केंद्र व प्रांत के अन्य मंत्री ये हैं क्या? ये गौर करो, ये नहीं है। राष्ट्रपति ये भारत का है, राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल भी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये भी हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ये भी हैं। मतलब लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तो हैं, राष्ट्रपति भी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री भी अपने आप में एक मंत्री है, केंद्रीय मंत्री चाहे प्रधानमंत्री है चाहे केंद्र का अन्य मंत्री है, ये हैं क्या? ये नहीं है। ठीक है, सही। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति भी हैं, राज्यों के राज्यपाल भी हैं, लेकिन राज्यों का मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री है क्या? नहीं है। और इसी पेज से जब हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरी अनुसूची में आने वाले पदाधिकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहां आगे देखो आप, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी हैं, मतलब दोनों के न्यायाधीश हैं भाई, सर्वोच्च न्यायालय के भी हैं और उच्च न्यायालय के भी हैं, और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भी है। तो इन सारे पदाधिकारियों के परिलब्धियों पर भत्ते और इनके विशेष अधिकारों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? दूसरी में। लेकिन यहां पर मैंने बताया दूसरी में कौन कौन से प्रकार के पदाधिकारियों के परिलब्धियों पर भत्ते और विशेष अधिकार का प्रावधान है, ये आपको समझना है, याद करना है। लेकिन क्वेश्चन का की पॉइंट क्या जाएगा या क्वेश्चन कैसे जा सकता है वो मैं अभी आपको बताया। यहां पे गौर करो,
इन सब के तो हैं, लेकिन क्या ये व्यक्ति हैं क्या? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, चाहे वो केंद्र का मंत्री है चाहे वो प्रांत का है, ये नहीं है। तो एग्जामिनर देखो एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, अगर वो थोड़ा सा डेप्थ में गया पेपर में, कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों की परलब्धियों पर भत्ते तथा विशेष अधिकारों का प्रावधान नहीं है। तो होने वालों की पूरी लिस्ट आपको आनी चाहिए, और नहीं होने वाले सवाल का आंसर ये रहेगा, एग्जामिनर इन 3 पॉइंटों को पकड़ के प्रधानमंत्री ऑप्शन में दे सकता है, केंद्रीय मंत्री ऑप्शन में दे सकता है, मुख्यमंत्री दे सकता है, राज्य विधानमंडल के अन्य मंत्री दे सकता है, इनका नहीं है। तो 2 तरीके के सवाल जाएंगे कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या स्थित है। तो क्या स्थित है? विभिन्न पदाधिकारियों के क्या भत्ते और विशेषाधिकार, ये की पॉइंट इस सवाल का। सवाल रिवर्स फॉर्म में आएगा कि विभिन्न पदाधिकारियों के परलब्धियों पर भत्ते और विशेषाधिकारों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची। और तीसरा सवाल जो मैंने अभी आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी ऐसा है जिसके परलब्धियों पर भत्ते और विशेष अधिकारों का प्रावधान दूसरी अनुसूची में नहीं है। तो फिर वो ऑप्शन दे सकता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो आपको उत्तर आना चाहिए, और ये बड़ी गहराई वाली बात है, ये अपना कंसेप्ट क्लियर करें। बस इस 3 तरीके के सवाल जाएंगे, चौथा सवाल नहीं बनेगा। आगे बढ़िए, ये आपकी दूसरी अनुसूची हुई। हाँ जी, तीसरी अनुसूची पे गौर करें। इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, क्वेश्चन का की पॉइंट शपथ, शपथ को पकड़ लो। शपथ शब्द का प्रयोग किए बिना तीसरी अनुसूची पूछ ही नहीं सकता है। वापस गौर करिए, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं, और ये उम्मीदवार कौन से हैं, ये वाली, इनकी भी एक लिस्ट है। तीसरी अनुसूची के अनुसार जो उनसे पदाधिकारी शपथ लेते हैं उनकी भी एक लिस्ट है। तो उस लिस्ट में कौन से पदाधिकारी आते हैं ये आपको आना चाहिए तीसरी अनुसूची के अनुसार। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा, तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। रिवर्स फॉर्म में सवाल आएगा, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। 2 सवाल तो ये हुए। तीसरा वाला, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी की शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में है या नहीं है? तो इस लिस्ट में आए हुए व्यक्ति या इस लिस्ट में आए हुए पदाधिकारी आपको आने चाहिए। तो देखो कौन कौन से व्यक्ति तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेते हैं। संघ के मंत्री, जैसे ही ये शब्द आया संघ के मंत्री, तो संघ के मंत्री में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री दोनों आ जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी अपने आप में एक मंत्री है भाई। प्रधानमंत्री प्लस अन्य केंद्रीय मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री, ठीक है। संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जो संसद के लिए निर्वाचित होते हैं। अब यहां पर गौर करें आप, जो दूसरी अनुसूची थी उस अनुसूची के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति थे, लेकिन लोकसभा राज्यसभा के सांसद नहीं थे। लेकिन यहाँ पर गौर करें, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, तो संसद का मतलब है लोकसभा राज्यसभा दोनों संसद के अंतर्गत आएंगी। उनके लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, अभ्यर्थी मतलब सांसद। इसका मतलब ये नहीं है कि संसद के सभापति या उपसभापति या लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, वो नहीं है। संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, तो कौन हो गए? सांसद हो गए। फिर तीसरे नंबर पर उसने क्लियर कट दे ही दिया कि संसद के सदस्य, तो संसद के सदस्य इसके अंतर्गत अपने आप आई गए सांसद। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अब देखो यहां क्लियर हो गई ये चीज, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। और इन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की परलब्धियों पर भत्ते और विशेष अधिकारों का प्रावधान जो दूसरी अनुसूची में था, ये दूसरी अनुसूची की लिस्ट में भी थे भाई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दूसरी अनुसूची में भी आ रहे हैं और तीसरी में भी आ रहे हैं। सरल भाषा में जाने, दूसरी अनुसूची में परलब्धियों पर भत्ते और विशेषाधिकार, तीसरी अनुसूची में शपथ। अगर सिर्फ ऐसे पॉइंट पॉइंट ही आपने पकड़े 12 अनुसूचियों के तो काम चल जाएगा, 99% 98% काम चल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा जो अंदर घुसने का प्रयास कर रहा हूं, मैं वहां तक जाने का प्रयास कर रहा हूं कि पेपर बहुत ज्यादा टफ बने जब भी आपका सवाल सही हो जाए। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये लिस्ट जिन पदाधिकारियों की है जो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान ले रहे हैं, तो उनको आप जानोगे। तो इसमें प्रधानमंत्री आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आगे देखें, राज्यों के मंत्री आ गए। भाई प्रधानमंत्री केंद्र के मंत्री, तो केंद्र के मंत्रियों में प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री हो गए। ठीक है, ऐसे ही राज्यों के मंत्री। ये राज्य मंत्री वो वाला राज्य मंत्री नहीं है जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के प्रकार होते हैं। ये राज्य मंत्री का मतलब ये है कि राज्यों से संबंधित मंत्री। इसका मतलब मुख्यमंत्री प्लस अन्य मंत्री। कहां वाले? राज्यों वाले। मुख्यमंत्री प्लस अन्य मंत्री, राज्यों वाले, ये हैं वो राज्य मंत्री। राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, ये ठीक वैसी बात है जैसे संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, ऐसे ही राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी। मतलब राज्य विधानमंडल में जो निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं वो। फिर यहाँ पे इन्होंने लिख ही दिया राज्य विधानमंडल के सदस्य। तो राज्य विधानमंडल में क्या आता है? राज्यपाल प्लस विधानसभा, और अगर द्विसदनीय है तो विधान परिषद। मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य राज्य विधानमंडल के सदस्य। इनकी शपथ का प्रावधान भी तीसरी अनुसूची में। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भाई उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी आ गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आ गए। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है विभिन्न पदाधिकारियों की। और कौन से पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है, एक लिस्ट है जो आपको याद करनी है। बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, चौथी अनुसूची। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। बिल्कुल ठीक बात। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कहां पर सीटों का आवंटन? राज्यसभा में। ये की पॉइंट रहेगा, प्रश्न यहां टिकता है। और जो आगे लिख रखा है ना, अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में है, ये 5वीं अनुसूची है। यहाँ पे वो लिखना भूल गया है टाइपिस्ट हमारा, 5वीं अनुसूची। चलो इसको 5वीं को तभी समझेंगे, पहले चौथी को समझिए। 5वीं अनुसूची, 5वीं को बाद में देखेंगे, चौथी को समझें। ये आपकी चौथी अनुसूची है। और चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसका मतलब क्या है वो समझें। राज्यसभा में किसी राज्य के लिए कितनी सीटें मिलेंगी और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें मिलेंगी, उनके स्थानों के आवंटन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? चौथी में। तो चौथी अनुसूची जब भी पूछी जाएगी, दो सरल सवाल होंगे कि चौथी अनुसूची में क्या है। एक ऑप्शन मिलेगा आपको, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के आवंटन का प्रावधान। यह सवाल रिवर्स तरीके से कट जाएगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो वो चौथी अनुसूची। ये सिंपल फैक्ट है जो याद करना है। अब बात आई साहब 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। यहां पर दो की पॉइंटें जो क्वेश्चन का पॉइंट बनेंगे, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के। ठीक है भाई, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध कौन सी अनुसूची में? 5वीं में। 5वीं अनुसूची जब भी पूछा जाएगा, की पॉइंट ये दो शब्द रहेंगे, अनुसूचित क्षेत्र और कैसा क्षेत्र? जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में जो शासन प्रशासन किया जाता है उसमें कुछ अलग कानून काम करते हैं। और वो जो अलग कानून काम करते हैं, किन परिस्थितियों में काम करते हैं, किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उन सब का जो प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है। तो 5वीं अनुसूची एग्जामिनर जब भी पूछेगा, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आप पकड़ के रखना, ये दो की पॉइंट आपके रहेंगे।
ठीक है। छठवीं अनुसूची, 4 राज्य पकड़ के रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन का प्रावधान अगले पेज पे ही आप देखोगे। फिलहाल तो ये 4 राज्य देख लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। अब देखो यहां 5वीं और 6वीं का अंतर कर लो। 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उपबंध करती है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर किसी राज्य का नाम नहीं दे रखा है। लेकिन 6वीं अनुसूची स्पेशली 4 राज्यों का नाम दे रखा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखिए 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो बस यही अंतर है। 6वीं अनुसूची के बारे में एग्जामिनर ऐसा सवाल ही पूछ सकता है कि 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नहीं है। चूंकि ये 4 राज्यों के से है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो एग्जामिनर क्या करके पूछेगा, किस राज्य के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित नहीं है, तो इनमें से किसी एक को हटाएगा। ऑप्शन हो सकता है असम, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो उत्तर कब निकलेगा, जब ये 4 राज्य आपको याद रहेंगे। दोबारा सरल भाषा में समझें। 5वीं अनुसूची, ये आपके सामने 5वीं अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है, पर्टिकुलर किसी राज्य का नाम नहीं है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में 6वीं अनुसूची स्पेशली 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो ये 5वीं और 6वीं का अंतर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची सरल भाषा में समझ लो, केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान या केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन का प्रावधान, ये 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में क्या होगा भाई, केंद्र राज्य संबंध। एक ही की पॉइंट पकड़ो बस, केंद्र राज्य संबंध। हाँ भाई, 7वीं अनुसूची देखिए। अच्छा, आपको पता होगा कि भारत में विषयों का जो बंटवारा है वो 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची या प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में विषयों का बंटवारा संघ सूची, संघ सूची को केंद्र सूची भी कहते हैं, ठीक है। राज्य सूची, राज्य सूची को प्रांतीय सूची भी कहते हैं, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों में किया गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का प्राधिकार किस संस्था को है, उनका वर्गीकरण है। और सरल भाषा में समझो, संघ सूची या केंद्र सूची में ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है, मतलब केंद्रीय विधानमंडल को है, ठीक है। राज्य सूची या प्रांतीय सूची के अंतर्गत ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है।
समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य, मतलब संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का कानून टकराता है तो किसका कानून माना जाएगा? केंद्र का। ये एक इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें जो विषयों की संख्या कितनी है, तो वो पुराना और नया दो तरीके का आंकड़ा है। पुराने आंकड़े के अनुसार 97, 66 और 47, और नए के अनुसार 100, 61 और 52। तो इसका मतलब देखिए, 97 विषय पहले संघ सूची या केंद्र सूची के अंतर्गत थे, राज्य सूची या प्रांतीय सूची के अंतर्गत 66 थे, और संवर्ती के अंतर्गत कितने थे? 47। ठीक है भाई। वर्तमान स्थिति क्या है? नया या वर्तमान स्थिति, केंद्र सूची या संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय, राज्य सूची या प्रांतीय सूची के अंतर्गत 61 विषय, और संवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय। तो ये विषय का मतलब ये है कि ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति इनको है। समझ गए? 100 बिंदु ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति संघ सरकार या केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में केंद्रीय विधानमंडल मतलब संसद, उसको है। वर्तमान में 61 राज्य सूची के विषय हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है। वर्तमान में 52 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, और दोनों का कानून अगर टकराएगा तो केंद्र का कानून माना जाएगा। तो ये जो केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा है, इसका प्रावधान कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ये चीज हम यहां समझेंगे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। हाँ जी, यहां देखें 7वीं अनुसूची देखिए, ये पढ़ रहे हैं हम। संघ सूची, संघ सूची का मतलब केंद्र सूची, अभी आपको समझाइए। मूल रूप से 97, मगर फिलहाल, फिलहाल मतलब वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची मूल रूप से 66, मगर वर्तमान में कितने विषय हैं? 61। तथा समवर्ती सूची मूल रूप से 47, लेकिन फिलहाल, फिलहाल का मतलब वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन। तो एग्जामिनर बड़ी सरल भाषा में पूछेगा आपसे, केंद्र और राज्य संबंधों का प्रावधान या केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 7वीं। अब बात आती है 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची गौर से पढ़ें। हाँ जी, 8वीं अनुसूची पर गौर करें भाई। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान। मूल संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय पे 14 भाषाएं संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त थीं। वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। ये पढ़ना है आपको 8वीं अनुसूची में, तो गौर करिए। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, बस सवाल यहाँ टक गया। एग्जामिनर सवाल पूछेगा, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है। मूल रूप से कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त थीं? एक तो सवाल ये बन गया, मूल रूप से कितनी थी? 14, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 22। अच्छा, बस ये इतना सरल सवाल, ये चांस रहेगा 90% के यही बात सिमट जाए अपनी। लेकिन अगर एग्जामिनर इस बात पर तुल गया कि वो पूरा दम निकालेगा तुम्हारा, और सवाल किस तरीके से डाल सकता है वो सवाल, अगर उसने डाला तो आपको 22 की 22 कौन सी भाषाएं संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनके नाम आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ गौर करें। असमिया, जो असम में बोली जाती है, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, आगे बढ़िए, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू और सिंधी। नहीं, उर्दू, यहां तक रोको, ये फुल स्टॉप मार लो उर्दू के बाद।
ये 22 भाषाएं भाई जो आपके संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और अनुसूची 8वीं के अंतर्गत हैं। दोबारा देखें। हाँ जी, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कश्मीरी भी है, ठीक है। आगे देखो, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। क्या यहां अंग्रेजी का नाम आया? नहीं आया, बस सवाल यहीं गया। ये एक अलग बात है कि संविधान जब लागू हुआ था तो सरकारी कार्य के संचालन के लिए इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा मान्यता प्राप्त कर दिया था कि भाई सरकारी सिस्टम का संचालन करने के लिए, चूंकि पुराने समय से ही इंग्लिश का प्रयोग होता आया है तो मान्यता प्राप्त हो गई। लेकिन संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं और जो पूरी लिस्ट है उसके अंतर्गत इंग्लिश है क्या? इंग्लिश नहीं है। बस सवाल यहीं टिक जाएगा कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का प्रावधान नहीं है? और उत्तर क्या निकल के चला जाएगा? अंग्रेजी। यहां पे देखो, दोबारा लिस्ट को देख लो। असमिया है, बंगला है, आप इनका नंबर दे दो, 22 काउंट करेंगे अपन। 1, बंगला 2, बोडो 3, डोगरी 4, गुजराती 5, हिंदी 6, कन्नड़ 7, कश्मीरी 8। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। कोंकणी 9, मैथिली 10, मलयालम 11, मणिपुरी 12, मराठी 13, नेपाली 14, उड़िया 15, पंजाबी 16, संस्कृत 17, संथाली 18, सिंधी 19, तमिल 20, तेलुगु 21 और उर्दू 22। क्या इसमें इंग्लिश आई? नहीं आई। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का प्रावधान नहीं है? अगर ये सवाल बनता है तो ये सवाल किसके लिए बनाया जाएगा? अंग्रेजी के लिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अंग्रेजी वो ऑप्शन में ना रखे, कुछ और ही भाषा ऑप्शन में रख दे। तो जब ये सवाल बड़ा डेंजरियस हो जाएगा तब आप उसी स्थिति में उत्तर कर पाएंगे जब ये 22 के 22 भाषाएं कौन सी हैं ये आप जानेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखो, सवाल ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे इससे आगे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा को? सिंधी को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो 21वें संशोधन के द्वारा कौन सी जुड़ी है भाई? सिंधी। गौर करिए, संविधान जब लागू हुआ था तो मूल रूप से कौन कितनी थी? मूल रूप से थी 14 मूल रूप से। अब एक जुड़ गई है भाई आपके सिंधी, और 21वां संविधान संशोधन आपके कब हुआ है? 1967 में हुआ है। तो 1967 में कितनी हो गई है ये? 14 और 1 15। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। 1992 के, यहां देखो, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको 1992 के 71वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको कब जोड़ा गया है? 71वां संविधान संशोधन 1992। तो 92 तक आते आते 3 और जुड़ गई। तो 1992 तक आते आते कितनी हो गई? 15 और 3 18। फिर इससे आगे बढ़ो, जोड़ा गया बोडो, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। यहां पर एक चीज और नहीं लिखी गई है, डोगरी। डोगरी आप लिख लेना साइड में। डोगरी 4 भाषा जुड़ी थी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। वापस गौर करें, मूल संविधान में कितनी हैं? 14। 21वें संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जुड़ गई तो कितनी हो गई? 15। फिर 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा 3 और जुड़ गई। कौन सी 3 जुड़ी?
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये तो 15 और 3 कितनी हो गई? 18। 92 में कितनी हो गई? 18। इसके बाद 2002 में जो संविधान संशोधन होगा 92वां, कौन से नंबर का? 92वां। उसके बाद 18 में 4 और जुड़ जाएंगी, फिर कितनी हो जाएंगी? टोटल 22। 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 में होगा भैया, 2003 92वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 4 भाषा जुड़ेंगी, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो क्वेश्चन यहाँ टिकता है, जो सबसे लास्ट में संविधान संशोधन हुआ है इन भाषाओं के संबंध में। एग्जामिनर ने बार बार ये सवाल पूछा हुआ है कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई है? तो ये 4 आपको याद रहनी चाहिए, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। इन 4 में से किसी एक को हटाता है फिर वो, बाकी ये जुड़ी हुई है भाई आपके। तो ये आपका 8वीं अनुसूची हो गया। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 9वीं अनुसूची यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। 1 मिनट, इसको भाई पूरा हाँ जी, 9वीं अनुसूची, इसको बड़े गौर से समझिए आप, बहुत ही टेक्निकल मामला है। 9वीं अनुसूची पहले मैं आपको समझा देता हूं, नोट्स की रीडिंग फिर मैं आपको तुरंत बाद में करवा दूंगा। देखो, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। उसमें अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का मूल अधिकार था। आप लोग ये जानोगे कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 मूल अधिकार थे, संपत्ति भी मूल अधिकार था, जो बाद में 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार का दर्जा उसका समाप्त कर दिया गया। बाद में उसको विधिकीय कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसी पृष्ठभूमि में घटना ये होती है कि पहला जब संविधान संशोधन हो रहा है 1951 में, तो अनुच्छेद 31 जिसमें कि संपत्ति का मूल अधिकार था, उसमें 2 नए अनुच्छेद जुड़ते हैं, अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख। ख को आप इंग्लिश में बी भी बोल सकते हो, 31 बी बोल लो चाहे 31 ख बोल लो, एक ही बात है। और ये अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, अनुच्छेद 31 क के अंतर्गत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने का कानून बना। जमींदारी प्रथा उन्मूलन का कानून बना। जबकि अनुच्छेद 31 बी में यह प्रावधान बना कि 9वीं अनुसूची का न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अब देखो, इसका मतलब समझो, एक बड़ी पृष्ठभूमि है इसमें। देश जब आजाद हुआ था तो सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम देश में लागू करने थे। कहीं रोड बनाने थे, कहीं रेल लाइन बनानी थी, कहीं जमींदारी उन्मूलन
किया गया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। बहुत सारे, कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास हजारों बीघा जमीन होती थी, कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास कुछ भी नहीं होता था। सरकार को भूमि भी चाहिए थी, लेकिन आप ये जानिए कि भूमि उस समय 1978 से पहले मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है सरकार के किसी भी कानून के द्वारा, तो आप पढ़ोगे जब मूल अधिकार आएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सीधे ही शरण ले सकता है कोई व्यक्ति अगर उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। अगर सरकार को बड़ा हाईवे बनाना है, लोगों की ज़मीन आ रही है उसके अंतर्गत, तो ज़मीन जब उसके अंतर्गत आ रही है तो संपत्ति का मूल अधिकार का हनन हो जाएगा। जमींदारी प्रथा का अगर उन्मूलन कर रही है सरकार कानून बनाकर, तो फिर भूसामंत जो होते थे उनके हितों पे चोट होती थी। भूमि क्या होती थी? संपत्ति का हिस्सा है, संपत्ति मूल अधिकार है। तो वो लोग कहाँ चले जाते थे? न्यायालय में चले जाते थे। न्यायालय उस पर स्टे कर देता था सरकार के कानून पे, और उस कानून को खारिज कर देता था। तो सरकार के सामने बड़ी समस्या आई कि देश का सामाजिक आर्थिक विकास भी करना है, लेकिन उसके बीच में मूल अधिकार आड़े आ रहे थे। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की ऐसी शक्ति है जो विधानमंडल के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को या कार्यपालिका के द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को खारिज कर सकती है अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हुए बनाए जाते हैं या दिए जाते हैं। सरल भाषा में समझो, अगर संसद ने या राज्यों के विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसको खारिज कर देगी। तो जब सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रमों के संदर्भ में भारत की संसद कोई कानूनों का निर्माण करती है और उससे कुछ लोगों के मूल अधिकारों का जब उल्लंघन हो रहा था, तो न्यायपालिका क्या करेगी? उन कानूनों को खारिज कर देगी। तो देश में प्रगतिशील कार्यक्रम लागू ही नहीं हो पा रहे थे। तो इससे बचने के लिए सरकार ने या संसद ने क्या किया? पहला संविधान संशोधन किया, संविधान संशोधन फर्स्ट 1951 में, और उसमें अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का मूल अधिकार है, इसमें दो नए अनुच्छेद जोड़े। 31 कै को आप ए भी बोल सकते हो कैपिटल, और 31 ख 31 बी। तो इनमें क्या कानून बनाया? एक चीज और सुनो, पहले संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में ये दो अनुच्छेद तो जोड़े ही हैं, साथ ही नवी अनुसूची और जोड़ी है। तो नवी अनुसूची भारतीय संविधान में कब जुड़ी भाई? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और नवी अनुसूची के अंतर्गत सरकार जिन कानूनों को रख देगी उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। सरकार ने शुरुआत में नवी अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानूनों को रखा कि भाई इन कानूनों को अगर न्यायपालिका लोगों के संपत्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन मानकर संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज करती है, तो उन कानूनों को सरकार नवी अनुसूची में रख देती थी, और नवी अनुसूची में रखे गए कानून का न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। ये बात उसने अनुच्छेद 31 बी में जोड़ दी। वापस समझिए सरल भाषा में, पहला संविधान संशोधन 1951 भारतीय संविधान के अंतर्गत जो होता है, पहली बात तो यह है कि वो किसने किया? संविधान सभा ने किया, ठीक है। इसके द्वारा 31 कै और 31 ख दो अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जोड़े, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत 31 कै जोड़ा और ख जोड़ा, और नवी अनुसूची जोड़ी। नवी अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून जोड़े गए, ठीक है, भूमि सुधार कानून जोड़ दिए गए। 31 कै के अंतर्गत जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान जोड़ दिया गया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया जाएगा, अनुच्छेद 31 कै में जोड़ दिया गया। लेकिन 31 ख 31 बी में क्या जोड़ा गया कि अगर सरकार या संसद कोई कानून बनाकर उनको नवी अनुसूची में डाल देती है, तो न्यायपालिका उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती है। यह प्रावधान कौन से में जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 31 बी में। तो पेपर में जो सवाल ज्यादा आता है नवी अनुसूची के संदर्भ में, वो अनुच्छेद 31 बी और नवी अनुसूची। तो इन दो चीजों को पकड़ो आप ढंग से। नवी अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जुड़ी, और अनुच्छेद 31 भी क्या कहता है कि सरकार अगर कानून बनाकर उनको नवी अनुसूची में डाल देगी तो न्यायपालिका उन कानूनों को खारिज नहीं करेगी, भले ही वो संविधान का उल्लंघन करते हुए बनाए गए हों। मतलब नवी अनुसूची में डलते ही कोई कानून न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की परिधि से परे चला जाएगा। ये प्रावधान यहाँ पे जोड़ दिया गया, ठीक है भाई। बात अब इससे आगे बढ़ती गई। तो शुरुआत में तो सरकार प्रगतिशील कदम के नाम पर या प्रगतिशील कानूनों के क्रियान्वयन के नाम पर कानून बनाती और नवी अनुसूची में डाल देती, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया का बड़ा दुरुपयोग हुआ और बहुत सारे कानून प्रगतिशीलता के नाम पर राजनीतिक हितों से प्रेरित होकर नवी अनुसूची में डाले जाते रहे। तो बड़े बड़े न्यायविद जो व्यक्ति थे उनको बड़ी टेंशन हुई कि भाई ये कैसे संभव है।
न्यायिक पुनरावलोकन या कानूनों की समीक्षा करना न्यायपालिका का कार्य है। तो न्यायपालिका की ये शक्ति भी नवी अनुसूची के नाम पर संसद ने खत्म कर दी है। तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो भी लागू नहीं हो पा रहा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी खत्म हो रही है, न्यायिक पुनरावलोकन की गरिमा भी खत्म हो रही है। तो बाद में क्या हुआ? 1981 में एक केस आया, वामन राव वाद। वामन राव वाद। तो पहली बार 1981 में वामन राव वाद में न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 31B तथा नवी अनुसूची 31B तथा नवी अनुसूची दोनों ही न्याय योग्य हैं। न्याय योग्य हैं का मतलब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है उनकी। वामन राव वाद 1981 में न्यायपालिका ने पहली बार यह निर्णय दिया कि नवी अनुसूची और अनुच्छेद 31B न्याय योग्य हैं, न्यायपालिका इनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। अगर इनके अंतर्गत ऐसे कानून बनाकर डाल दिए गए हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। ये न्यायपालिका ने पहली बार निर्णय किस वाद के अंतर्गत दिया? वामन राव वाद 1981। इसको पकड़ना है आपको। न्यायपालिका ने अपनी गरिमा को समझा और उसने देखा कि कानूनों का निर्माण भी संसद करे और हमारी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की रेंज से उनको परे ले जाके नवी अनुसूची में डाल दे और हमारी उस शक्ति को भी एक तरीके से शक्ति विहीन कर दे। तो ये तो नहीं चलेगा। तो वामन राव वाद में न्यायपालिका ने पहली बार यह निर्णय दिया कि न्यायपालिका नवी अनुसूची में रखे हुए कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा कर सकती है अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हुए बनाए गए हैं और नवी अनुसूची में रख दिए गए हैं, तो उनका न्यायिक पुनरावलोकन करके उनको खारिज कर सकती है। अर्थात अनुच्छेद 31B और नवी अनुसूची दोनों वाद योग्य हैं या न्याय योग्य हैं या न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं या इनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। पहली बार न्यायपालिका ने किस वाद में कहा? वामन राव वाद में। ठीक है। अब फिर ये नवी अनुसूची का केस आगे चलता रहा। फिर बाद में क्या होगा? नवी अनुसूची केस 2007 IR कोहिल्लो वाद। IR कोहिल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य वाद में अंत में न्यायपालिका ये डिसीजन देगी। तो वो क्या डिसीजन देगी वो आप देखिए। हाँ जी, सबसे पहले मैं यहां वापस लिखता हूं। वामन राव वाद 1981। क्या डिसीजन आया? नवी अनुसूची और अनुच्छेद 31B न्याय योग्य हैं। न्याय योग्य हैं का मतलब क्या है भाई? न्यायपालिका इनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है अगर इसमें नवी अनुसूची में ऐसे कानून बनाकर डाल दिए गए हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। पहली बार यह कहा न्यायपालिका ने। ठीक है। लेकिन यहां के बाद डिबेट छिड़ी कि न्यायपालिका नवी अनुसूची में आए हुए कौन से कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है? क्या जब से नवी अनुसूची लागू हुई है 1951 से लेकर बाद तक उन सभी कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है क्या? या वामन राव वाद में 1981 में जब पहली बार यह निर्णय दिया कि नवी अनुसूची में रखे कानूनों का भी न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कर लेंगे अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हुए उसमें रखे जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो 1981 में वामन राव वाद में दिए गए डिसीजन के बाद में जो कानून नवी अनुसूची में डाले गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, या जब से नवी अनुसूची लागू हुई है 1951 से तब से ही रखे गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है? आखिर में वो तिथि कौन सी है जिसके बाद में नवी अनुसूची में रखे गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है? तो इस जो डिस्कशन था इससे पर्दा उठाया न्यायपालिका ने। नवी अनुसूची केस 2007, इसमें एक वाद आया था IR कोहिल्लो
IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। ये ढंग से पकड़ना, तमिलनाडु राज्यवाद। इसमें न्यायपालिका डिसीजन देगी। IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद, इसमें न्यायपालिका डिसीजन देगी। और आप एक तथ्य पढ़ोगे जब थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, वो निर्णय न्यायपालिका IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में 2007 में देगी। एक बहुत ही प्रसिद्ध केस आया था, केशवानंद भारतीवाद 1973। जब हम मूल अधिकार पढ़ा देंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ा देंगे, तो उसके बाद जो इन दोनों के बीच में डिबेट आएगी उसमें आप केशवानंद भारतीवाद को पढ़ोगे। फिलहाल यहाँ एक तिथि के रूप में याद कर लें, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद में डिसीजन आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। न्यायमूर्ति M सीकरी थे। 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का गठन हुआ था और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का बहुत ही बड़ा हिट केस था ये। तो 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद में न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को बदले या बिगाड़े। तो इसमें मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ था। मूल ढांचा, ठीक है भाई। और यह कब हुआ था? 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद में। दोबारा सुने, यह केस अपने आप में इससे अलग है, मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक दे रहा हूं। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद नामक एक केस आया। उसमें न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे को बदले या बिगाड़े। तो मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन कौन से केस में हुआ है? केशवानंद भारतीवाद में। और कब हुआ है? 24 अप्रैल 1973 को। बस इस पॉइंट को आप यहां पे पकड़ें। अब वो सीक्वेंस समझें। पहला संविधान संशोधन 1951 हुआ, अनुच्छेद 31B जोड़ा गया, 31A भी जोड़ा था, 31B भी जोड़ा था, और नवीं अनुसूची जोड़ी थी। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून डाल दिए गए, और 31B में यह कानून बना के डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? ये डाल दिया गया कि संसद अगर कानून बनाकर उनको नवीं अनुसूची में डाल देती है तो न्यायपालिका उनका न्यायिक पुनरावलोकन करके उनको खारिज नहीं कर सकती है। अर्थात नवीं अनुसूची में डाले गए कानून न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की परिधि से परे होते हैं, उनको खारिज न्यायपालिका नहीं कर सकती है। ठीक है। बाद में जब दुरुपयोग हुआ और बहुत सारे कानून बनाए जाने लगे और राजनीतिक कारणों से नवीं अनुसूची में डाले जाने लगे, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई कि हम न्यायपालिका ने सोचा कि हमारी रेंज से बचाने के लिए कोई भी कानून बनाया जाता है और नवीं अनुसूची में डाल दिया जाता है। तो न्यायपालिका ने 1981 में वामन राव वाद में सबसे पहले ये डिसीजन दिया कि नवीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B न्याय योग्य हैं, मतलब हम इनका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं अगर इसमें ऐसे कानून डाले गए हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हुए डाले गए हैं। ठीक है। न्यायपालिका ने पहली बार ये निर्णय कब दिया? वामन राव वाद 1981। लेकिन यहां से आगे डिबेट हुई कि भाई नवीं अनुसूची में डाले गए कानून न्याय योग्य हैं, ये तो न्यायपालिका ने कह दिया 1981 में, लेकिन किस तिथि के बाद से डाले गए कानून न्याय योग्य हैं? क्या स्टार्टिंग से, मतलब 1951 से, या 1981 से, जब वामन राव वाद में न्यायपालिका पहली बार निर्णय दे रही है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, तब से? तो इसका जो रिजल्ट आया वो आया IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद, जिसको नवीं अनुसूची केस भी कहा जाता है, 2007 में। और 2007 में जब न्यायपालिका निर्णय क्या दे रही है कि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन केशवानंद भारतीवाद में 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। अतः इस तिथि के बाद से, मतलब 24 अप्रैल 1973 की तिथि के बाद से नवीं अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून जो मूल अधिकारों में कटौती करता है या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन करके हम उस कानून को खारिज कर देंगे। ये लेटेस्ट डिसीजन है जो कब आया है? 2007 में आया है। नवीं अनुसूची केस 2007। वाद कौन सा भाई आपका? IR कोहेल्लो वाद
बनाम IR कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद नवी अनुसूची केस 2007 कहा जाता है इसको। इस 2007 में न्यायपालिका ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन केशवानंद भारती वाद में 24 अप्रैल 1973 को हुआ है। अतः 24 अप्रैल 1973 के बाद से अगर नवी अनुसूची में कोई ऐसा कानून डाला गया है जो मूल अधिकारों में कटौती कर रहा है या संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को प्रभावित कर रहा है या बिगाड़ रहा है, तो हम उस कानून का भी न्यायिक पुनरावलोकन करके उसको खारिज कर देंगे, भले ही वो नवी अनुसूची में डाल दिया है। यही प्रेजेंट सिचुएशन है। ये आपका नवी अनुसूची से संबंधित सवाल। अब इस पे 5-6 सवाल बनेंगे। नवी अनुसूची कब जुड़ी? पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा अनुच्छेद 31 में कौन से दो नए अनुच्छेद जुड़े? 31A और 31B। 31A में क्या जुड़ा? अभी आपने लिखा है जमादारी प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान, लेकिन 31B में क्या कानून बना? ये इंपॉर्टेंट है। क्या बना कि संसद अगर कानून बनाकर नवी अनुसूची में डाल देगी तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की रेंज से वो न्यायपालिका की से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। फिर पहला वामन राववाद 1981, इसमें न्यायपालिका ने पहली बार क्या बोला? पहली बार ये बोला कि अनुच्छेद 31B और नवी अनुसूची न्याय योग्य हैं या वाद योग्य हैं, इनका भी हम न्यायिक पुनरावलोकन कर देंगे अगर संविधान का उल्लंघन करते हुए कोई कानून बनाया जाए और इनमें रखा जाए। फिर बात यह आई कि कौन सी तिथि से कर सकते हैं? लास्ट में नवी अनुसूची केस 2007, इसको IR कोएल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद भी बोला जाता है। इसमें डिसीजन आया है कि भाई संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन केशवानंद भारती वाद में न्यायपालिका ने 24 अप्रैल 1973 को किया है। अतः इस तिथि के बाद से डाला गया कोई भी कानून नवी अनुसूची में हमारी न्यायिक पुनरावलोकन की रेंज की परिधि में है, हम न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसको खारिज कर सकते हैं, और ये प्रेजेंट सिचुएशन है। तो ये बस नवी अनुसूची पे 5-6 सवाल बनेंगे। तो ये पूरी डेप्थ विद सीक्वेंस आपको आनी चाहिए। इससे ज़्यादा बस इसमें कुछ नहीं पढ़ना होता। ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई भी परीक्षा एग्जामिनर कितना भी टफ सेट करे, ये सारे अगर फैक्ट आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज याद हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर है, फिर तो परीक्षा चुटकियों में पास होते ही हैं। परीक्षा कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती पास करना, बस सही तरीके से पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये आज हम इतना ही यहीं पे इस क्लास को रोकते हैं, और अगली जो क्लास होगी उसमें फिर 10वीं अनुसूची, 11वीं, 12वीं, फिर ये संविधान तो लगातार चल ही रहा है भाई आपका। डेप्थ में संविधान पढ़ने के लिए, सरल भाषा में संविधान पढ़ने के लिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लगातार यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारा सर पर जुड़े रहें, और पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप डाउनलोड करें, और उसमें अगर ये पूरा स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, कुछ कोर्सेज जो उसमें लॉन्च कर दिए गए हैं वो आप ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो। ओके, थैंक यू।